इजराइल, अमेरिका और ईरान युद्ध का चौथा दिन है। यह युद्ध पहले से ज्यादा घातक हो चुका है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की हत्या का बदला लेने के लिए ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट में आग लगा दी है। ईरानी मिसाइलें मिडिल ईस्ट के देशों में अमेरिकी ठिकानों और दूतावासों पर कहर बनकर टूट रही हैं। आज दुबई में अमेरिकी मिलिट्री ठिकाने और रियाद में अमेरिकी एम्बेसी पर ड्रोन हमले किए गए। वहीं इराक के इरबिल और बहरीन में भी अमेरिकी बेसों को टारगेट किया गया। इस पलटवार के चलते खाड़ी क्षेत्र में तनाव की स्थिति और बढ़ती जा रही है। हालात क्षेत्रीय स्थिरता के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहे हैं और अमेरिका ने भी कई ड्रोन और मिसाइलों को नष्ट कर नुकसान को सीमित किया है। तो मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर पहुंच चुका है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस घातक स्थिति पर गहरी चिंता जाहिर की और कूटनीतिक हल खोजने की कोशिश तेज कर दी है। लेकिन हम आपको बता रहे कि अब तक क्या क्या हुआ है। देखिए आप, 28 फरवरी को खामेनेई के ठिकाने पर हमला किया गया। न्यूक्लियर साइट्स, मिसाइल फैक्ट्री को भी टारगेट किया गया। इजराइल और अमेरिका की तरफ से IRGC कमांड सेंटर पर भी निशाना साधा गया। और इसके अलावा 28 फरवरी के बाद 1 मार्च को अगर कहा जाए तो ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत की पुष्टि इसमें कर दी गई थी। 1 मार्च को ही ईरान के 48+ टॉप लीडर्स, चाहे ऑफिशियल्स रहे हों चाहे नेता रहे हों, मारे गए। ईरान ने किए जवाबी हमले 1 मार्च को ही। इसके बाद मिसाइलें दागनी शुरू कर दी थी और इसके बाद इजराइल, UAE, कतर पर लगातार, बहरीन समेत कई देशों पर हमला किया गया। बहरीन, कुवैत, जॉर्डन पर भी इराक ने मिसाइलें दागी। सऊदी अरब, इराक में भी अमेरिकी बेस पर हिट किया गया। लबनान में हिजबुल्लाह भी शामिल इस जंग में है जो इजराइल को लगातार टारगेट कर रहा है। तो 2 दिन की इस डेवलपमेंट के बाद आपको बता दें कि 2 मार्च यानी तीसरे दिन दोनों तरफ से तेज हमले हो गए और अमेरिका, इजराइल ने भी लगातार पलटवार किया। इधर ईरान की तरफ से 2000+ ठिकानों पर टारगेट किया गया। ईरान का 50% मिसाइल स्टॉक नष्ट हो चुका है इसमें और ईरान के 9 नेवी जहाज डुबो दिए गए हैं। अमेरिका की तरफ से यह भी दावा किया गया। अमेरिका ने B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया हमला करने के लिए। जंग के दौरान 6 अमेरिकी सैनिक भी मारे गए हैं। साथ में कुवैत में अमेरिकी बेस पर ईरान का हमला लगातार कई दफ़ा देखा गया और कुवैत में ही जो फाइटर और इसके अलावा जो लोग थे उनको भी, जो लोग एयरपोर्ट पर फंसे थे उनको भी वहां से निकालने की कोशिश की जा रही है। बेरूत में इजराइल का बहुत बड़ा हमला, यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। तो बेरूत में इजराइल ने यह हमला किया है। हिजबुल्लाह के खुफिया ठिकानों पर हमला किया गया है इजराइल की तरफ से, क्योंकि नॉर्थ इजराइल में देखेंगे हिजबुल्लाह ने काफ़ी तबाही मचाई। उसके बाद इजराइल अब हिजबुल्लाह पर पूरी तरीके से हमलावर होता दिखाई दे रहा है। इजराइल के हमले में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान अब तक बताया जा रहा है कि पहुंच चुका है। हिजबुल्लाह के खुफिया ठिकानों पर यह टारगेट किया गया इजराइल की तरफ से और हिजबुल्लाह के ठिकानों को चुन चुनकर उसको तबाह भी किया जा रहा है। तो यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जहां बेरूत में इजराइल का बहुत बड़ा अटैक, हिजबुल्लाह के जो ठिकाने थे, जो खुफिया अड्डे थे, उनको कहा जा रहा है कि डिटेक्ट करके वहाँ पर बम बरसाए जा रहे हैं, वहाँ पर मिसाइलें दागी जा रही हैं। और ऐसे में अब न सिर्फ ईरान बल्कि हिजबुल्लाह, हमास और हूती को लेकर भी अब ये ऑपरेशन आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इजराइल का और अमेरिका का। तो ये बड़ी खबर है। हिजबुल्लाह पर ईरान का हमला बेरूत में। इधर आप देखेंगे अमेरिका में, दरअसल ईरान में कई ठिकानों पर अमेरिका और इजराइल की तरफ से आज भी हमले किए गए, कल भी हमले किए गए। युद्ध के 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन 4 दिनों से जो युद्ध के हालात हैं वो कम होने के बजाय लगातार और मजबूत होते जा रहे हैं, स्ट्रांग होते जा रहे हैं। और ये साफ तौर पर संकेत है कि ये जो जंग है, जंग के हालात बने हैं मिडिल ईस्ट में, वो 1-2 दिन के नहीं थे, बल्कि वो काफ़ी लंबे खिंचने की स्थिति में इस वक्त जा चुके हैं। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, हिजबुल्लाह का चीफ अधिकारी मारा गया। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। हिजबुल्लाह का जो चीफ अधिकारी था उसको फिलहाल इजराइल ने मार गिराया है। सैन्य अधिकारी रजा खजाली की मौत की खबर इस वक्त आ रही है और ये सैन्य अधिकारी बताया जा रहा है बेरूत में इजरायली हमले में मारा गया है। बेरूत में लगातार इजराइल इस वक्त अटैक कर रहा है और हिजबुल्लाह का ये टॉप कमांडर था, कजाकिस्तानी अधिकारी था, जिसको फिलहाल मार गिराया गया है। इसके पहले आपने देखा कि जब पिछली बार
इसराइल में प्रॉक्सी से जो ईरान के थे उनसे जंग हो रही थी, तभी इसराइल के ऊपर हिजबुल्लाह ने अटैक किया था, तब नसरल्लाह को मार गिराया था इसराइल ने। लेकिन अब ईरान के प्रॉक्सी हिजबुल्लाह के ऊपर यह अटैक लगातार जारी है, क्योंकि जैसे ही ईरान पर अटैक किया गया था उस दौरान न सिर्फ ईरान की तरफ से पलटवार किया गया था, बल्कि जो प्रॉक्सी थे उनकी तरफ से भी छोटी मिसाइलें, छोटे रॉकेट दागे जा रहे थे। और यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही कि जो इसराइल की तरफ से हमला अभी किया गया है बेरूत में, उसमें हिजबुल्लाह का जो टॉप सैन्य कमांडर था फिलहाल उसको ढेर कर दिया गया है। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जहां दोनों तरफ से मिसाइलों का जो इस्तेमाल है वो बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। और रियाद में यूएस एम्बेसी पर ड्रोन से अटैक किया गया ईरान की तरफ से, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि जो आसपास सैन्य ठिकाने हैं अमेरिका के, वहां अब एहतियात बरती जा रही है और बहुत सारे ऐसे सैनिक हैं जिनको फिलहाल यहां से मूव करवाया जा रहा है, क्योंकि ईरान की जो मिसाइलें हैं उनकी जद, उनकी रेंज, खास करके छोटी और मध्यम दूरी की मिसाइलों को वो आराम से कुवैत, सऊदी अरब, यूएई या फिर कहा जाए कि बहरीन और जिद्दा तक आराम से पहुंच जाता है, जिसकी वजह से फिलहाल ये बड़ा आसान हो जाता है ईरान के लिए कि इन इलाकों में जितने भी अमेरिकी बेस हैं उनको टारगेट किया जा सके। यहाँ तक कि जॉर्डन तक ये हमले किए जा रहे हैं। लेकिन अब खबर इस वक्त आ रही है कि रियाद में हमले हुए हैं, हमले के बाद अमेरिकी दूतावास में आग लग गई और काफ़ी नुकसान अब तक पहुँच चुका है। हालांकि इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने कल धमकी दी थी कि अगर ईरान यहां से भी नहीं संभला तो अभी तो बहुत बड़ा हमला बाकी है, क्योंकि ईरान को किसी भी सूरत में हम परमाणु वेपन हासिल नहीं करने देंगे और साथ में जो वहां पर मिसाइलों का जखीरा है उसको भी कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। एक और बड़ी खबर इसी बीच आ रही, ईरान के भागते सैनिक पर हमला किया गया। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही, ईरान के भागते सैनिक पर हमला किया गया। इजराइल ने ड्रोन से यह अटैक किया है, हमला किया है और जो सैनिक वहां से जा रहे थे, भाग रहे थे, खतरे को महसूस करके उनके ऊपर ड्रोन से टारगेट करके हिट कर दिया गया उनको। ये तस्वीर आपके सामने, आसमान से जो आग बरस रही है पूरे मिडिल ईस्ट में इस वक्त, वो देखा जा सकता है। ये देखिए, आप गाड़ी से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं ये ईरानी सैनिक, लेकिन ऊपर से ड्रोन से उनको हिट कर दिया गया, तबाह कर दिया गया। इसके पहले आपको याद होगा कि ईरान की एक और सैन्य कमांडर, टॉप सैन्य कमांडर को इसी तरीके से मारा गया था, तब अमेरिका की भूमिका सामने आई थी। लेकिन चूंकि मोसाद और सीआईए की जब संयुक्त टीम में ये गाड़ी छोड़कर भागते सैनिक दिखाई दे रहे हैं आपको पैदल, लेकिन इनका भी बच पाना मुश्किल था, क्योंकि यहां पर ड्रोन से अटैक किया गया और दोनों वहीं पर ढेर हो गए। तो आप चाहे सड़क हो, चाहे पहाड़ पर हो, चाहे आप भागने की कोशिश कर रहे हो, चाहे गाड़ी में सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहे हो, अगर मिलकर जो इस वक्त तबाही मचा रहे हैं, ऐसे में किसी का भी बचवाना बड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है। हालांकि ईरान की तरफ से जो अब तक हमले किए गए हैं, ऐसा नहीं है कि ईरान ने नुकसान नहीं पहुंचाया। ईरान ने भी इजराइल में काफ़ी तबाही मचाई है। इसके अलावा जितने अमेरिकी बेस थे आसपास, वहां पर भी काफ़ी तबाही मचाई गई है। और ऐसे में माना जाए कि ईरान की तरफ से भी पलटवार पूरे ताकत के साथ किया जा रहा है। हालांकि इजराइल और अमेरिका की तरफ से साफ कहा गया है कि जब तक ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को ध्वस्त नहीं कर दिया जाता है, उनके मिसाइल कार्यक्रमों को ध्वस्त नहीं कर दिया जाता है, तब तक वो चुप नहीं बैठेंगे, अभी और बड़े हमले किए जाएंगे। एक तरफ आपने देखा कि नेतन्याहू ने वहां के लोगों को संबोधित करते हुए ये कहा था कि आपके पास सुनहरा मौका है, पीढ़ियों में एक आध बार ऐसा मौका मिलता है जब आप अपने देश पर इस तरीके से सत्ता को अपने हाथ में ले सकते हैं और सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने एक लाइन और आगे बढ़कर बयान दिया था। उन्होंने साफ कहा कि ये जो अभी तक अटैक किए गए हैं, ये तो अभी समझिए कि आप ये फेलियर है, क्योंकि सबसे बड़ा अटैक होना अभी बाकी है। ईरान अगर समझौता करने के मूड में नहीं है या फिर यहाँ से भी उसने कोई गलती की तो ऐसा खामियाजा भुगता जाएगा। हमारी सीना, हमारी ताकत, हमारे तमाम जो खुफिया एजेंसियां हैं वो लगी हुई हैं और आने वाले वक्त में ईरान के रिजिम चेंज को लेकर भी कोशिश की जाएगी, ज़मीन पर भी काम किया जाएगा और आवश्यकता पड़ी तो ज़मीन पर जाकर भी ऑपरेशन किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती जो थी उसको पार पा लिया गया है और ये मजबूरी बन गई थी हिजबुल्लाह को मारना, ईरान को ख़त्म करना, क्योंकि वो अमेरिका के लिए ख़तरा बन सकते थे। हमारे साथ रिटायर्ड एयर कॉमोडोर राणा मेहंदी रत्ता साहब जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ इस वक्त हैं। मेहंदी रत्ता साहब, स्वागत है आपका। लेकिन आज तो लग रहा था कि शायद युद्ध के हालात में थोड़ी नरमी आएगी, लेकिन दोनों तरफ से जो इस वक्त बम बारूद बरसाए जा रहे हैं वो हैरान करने वाले हैं और दुबई सबसे ज्यादा इस वक्त क्रोध का सामना कर रहा है ईरान के।
जी हाँ, नमस्कार। आज नरमी आने का ज्यादा स्कोप नहीं था, हम्म। क्योंकि शुरू के 2 दिन, पहले दिन तो सिर्फ प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक्स थी। और अभी तो युद्ध पूरा अपने चरम पर है और काफी वक्त तक रहने वाला है। इनफैक्ट अभी तो ग्राउंड असॉल्ट्स भी शुरू हो गए हैं। हम्म। आज हिजबुल्लाह का जो प्रॉब्लम था नॉर्दर्न इसराइल में, हम्म। वो उन्होंने ग्राउंड अटैक करके शुरू कर दिया है और लेबनान के अंदर वो उनके बॉर्डर के अंदर जा चुके हैं ऑलरेडी। तो ये एक नई डेवलपमेंट है। जितने एयर अटैक्स अभी तक चल रहे थे वो तो चल ही रहे हैं, हम्म। उसके अलावा अभी ग्राउंड अटैक्स भी स्टार्ट हो गए हैं, हम्म। स्पेशली लेबनान में। हम्म। बाकी जो मिडल ईस्ट की जो छोटी कंट्रीज हैं जिन पर अटैक्स हो रहे हैं, वो इसलिए हो रहे हैं कि एक तो उनका बहुत नज़दीकी हैं ईरान से, और दूसरे अभी ईरान के पास जितने भी अमेरिकन टारगेट्स हैं विद इन इट्स रेंज 2000 या 2500 किलोमीटर की रेंज में, वो यही टारगेट्स उनको सबसे ज़्यादा मिल रही हैं, अमेरिकन टारगेट्स। बिल्कुल। तो इन सब अमेरिकन टारगेट्स पे जितना ज़्यादा कर सकते हैं उतना ज़्यादा करेंगे, और अपना कंसंट्रेशन इसराइल पे रखेंगे, क्योंकि इसराइल को उन्हें कंट्रोल में रखना है। और इसी बीच अमेरिका अपने B1 और बी टू बॉम्बर्स तो आज नहीं आए, B1 बॉम्बर्स आज यूज किए गए हैं, ताकि उनकी क्षमता, जो इस मिसाइल्स की क्षमता है, उसको किसी तरह से कंट्रोल में लाया जा सके, उनकी प्रोडक्शन को भी रोका जा सके, कम भी किया जा हम्म। सके, जो कि फिलहाल बहुत ज्यादा है। अच्छा, इजराइल को लेकर ये जो खबर सामने आई है, पहले हमने वो एक इनके टेक्नोलॉजी और संयम को देखा था जब नसरल्ला को मारा गया था, हिजबुल्ला चीफ को, तब भी कहा जा रहा था कि 2017-18 में वो एक तरह से वो प्लान कर लिया गया था और इतने सालों बाद उसको एग्जीक्यूट किया गया। सही समय आने का इंतजार किया जा रहा था, लेकिन इतने दिनों तक वहां पर हिजबुल्ला को पता नहीं चला था। अब खबर है कि इसराइल ने जिस वक्त खामेनेई को मारा, उस वक्त ट्रैफिक कैमरे हैक कर लिए थे पूरे ईरान के, और खास करके तेहरान में, और सालों से नजर रखी जा रही थी। और इसके बाद वो जो 30 बम गिराए गए थे, सोच समझ कर गिराए थे। अगर वहां के टेक्नोलॉजी को, वहां के कैमरे को, वहां के सिस्टम को इजराइल हैक करने में सफल हो जाता है, तो उसके पीछे किसकी भूमिका मानी जाए, और इतना अंदर तक पेनिट्रेशन, ये तो हैरान करने वाला है। जी हाँ, एक्चुअली इसमें हैरानी इसलिए नहीं होनी चाहिए। इसराइल एक बहुत छोटा सा देश है हम्म। और घिरा हुआ है सभी अरब कंट्रीज से, और उसे हर एक चीज अपने सर्वाइवल में दिखाई देती है। हम्म। और जो मोसाद है वो पूरा एंटर किया हुआ है, जितने भी देश हैं आसपास, सीरिया हो, जॉर्डन हो, या ईरान हो, या इराक हो, इन सब में मोसाद का पूरा एंट्रेंस है। और जहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और इलेक्ट्रॉनिक हेल्प का रिक्वायरमेंट का बात है, अमेरिका उनको हमेशा बेस्ट पॉसिबल हेल्प अवेलेबल कराता है, हम्म। सैटेलाइट के थ्रू भी और अदरवाइज। मगर मोसाद उनका ह्यूमन इंटेलिजेंस उनका बहुत स्ट्रांग शुरू से उनका एक रहा है। और हम्म। उनकी पॉलिसी भी यही रही है कि अपनी इंटेलिजेंस से बिल्कुल सटीक निशाना लगाकर और जल्दी से जल्दी युद्ध को खत्म किया जाए। हम्म। हालांकि बाकी देशों का ये ऐसा फिलॉसफी नहीं है। हाँ, लेकिन इन चुनौतियों से अगर ईरान, अब मुझे नहीं लगता कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि अभी तो ये ट्रेलर था, अभी तो सबसे बड़ा हमला बाकी है, इसका मतलब क्या ये माना जाए कि पूरी खामनेई फैमिली को खत्म करना, या फिर अभी जो लक्ष्य हैं वो क्या अचीव करने बाकी हैं? जी नहीं, मैं बताता हूँ, ये पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं। हाँ। ट्रम्प ने अपने आप भी बताया है, उनके 3-4 क्लियर कट एम्स हैं, ताकि ईरान को एक अगले कुछ दशकों तक उनको ईरान से परेशानी ना हो। पहला एम ऑफ कोर्स उनका न्यूक्लियर का था, कि उनकी न्यूक्लियर पावर्स बढ़ रही हैं और कुछ हद तक उन्होंने सक्सेस भी पा ली है। हम्म। और आज सुबह तक भी कहा जा रहा था कि वो 8-10 न्यूक्लियर मिसाइल्स बनाने की क्षमता भी रखने में हम्म। सक्षम हो गए थे। हम्म। जिसका अभी बताया गया है कि अ, अमेरिका ने वो एम अपना अचीव कर लिया है, नाताज और वहां पर अटैक करके, कि अभी हम उनसे न्यूक्लियर आर्म्स की जो प्रॉब्लम थी उससे हमने निजात पा ली है। हम्म। दूसरा एम उनका था कि ईरान की नेवी को ध्वस्त एक ही बार कर दिया जाए, ताकि अगले कुछ सालों तक ये परेशानी ना आए। हम्म। अभी रिपोर्ट्स के हिसाब से 11 से 12 पोत उनके ऑलरेडी डिस्ट्रॉय या डैमेज हो चुके हैं, ये ईरान के, ईरान के। अमेरिका के द्वारा। हम्म। तीसरा उनका पर्पस था कि इनकी जो मिसाइल प्रोडक्शन है और जो बैलिस्टिक मिसाइल्स जो कि बहुत दूर तक जा सकती हैं, करीब 2 से 2500 किलोमीटर तक, उनको ध्वस्त भी करना। और उनका जो स्टॉक पाइल था, करीब 3000 के करीब का स्टॉक पाइल है, जिसमें से रफली 2/3, 2000 तो वो सिर्फ रिपब्लिकन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के पास रहता है, वो उनके आर्म्ड फोर्सेस के पास भी नहीं रहता है, हाँ। वो उनके गार्ड्स के पास रहता है। और
सुप्रीम कमांडर, हम्म। उसको खत्म करने का उनका तीसरा एम था। चौथा, उनको खोमेनी को खत्म करने का एम एक्चुअली इतना जल्दी का नहीं था, लेकिन किसी इंटेलिजेंस से जब उनको मालूम पड़ा कि एक मौका मिला है, जब सभी कमांडर्स इकट्ठे हैं, हम्म। तो उन्होंने अपना प्रोग्राम प्रीपोन करके और उस अटैक का फायदा उठाया। लेकिन उनका तरीका सिर्फ ये है कि अगर टॉप लीडरशिप को अगर वो खत्म कर देते हैं तो देर विल बी सम कंफ्यूजन, और उनको डिसीजंस लेने में कुछ परेशानी आएगी जब तक कि दूसरी लीडरशिप सेट नहीं हो जाती है। और तब तक ईरान की जनता भी शायद समझ जाए, क्योंकि ईरान की जनता का भी जो रोष है हाँ। उसका भी वो फायदा उठाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ईरान की जनता भी अपना टेक ओवर करना शुरू करे। हाँ। अभी कुछ महिला मूवमेंट्स वहां स्टार्ट हुए हैं ऑलरेडी, और उसकी खबरें धीरे धीरे आ रही हैं कि अभी, क्योंकि रेवोल्यूशनरी गार्ड अभी कमजोर होते नजर आ रहे हैं उनको, तो कुछ मूवमेंट्स ऑलरेडी ईरान में स्टार्ट हुई हैं इंटरनली, कि जिस तरह के पहले भी हुए थे और फेल हो गए थे, अभी दोबारा से स्टार्ट हुई। आप कह रहे हैं कि आईआरजीसी वहाँ पर थोड़ी कमज़ोर होती दिख रही है, लेकिन पिछले 2 दिन में अगर देखा जाए तो खामनेई के जाने के बाद जिनको इंटरिम के तौर पर ये चार्ज दिया गया उसमें तो और घातक हमले किए जा रहे हैं। और बड़ी चुनौती है ईरान के सामने की रक्षा अपने प्रोग्राम को क्या वो सेव कर पाएगा या फिर ये असंभव लग रहा है अब? नहीं, जब मैं कमजोर कहता हूं तो वो अपने दूसरे पर्पज में अभी इन्वॉल्व हैं बहुत ज्यादा, हम्म। और अपनी जो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए जो उनकी जो मेहनत लगती थी वहां उतना ध्यान नहीं दे पाएंगे अभी। हाँ। इसी यही उनका इरादा है कि गवर्नमेंट को इतना कमजोर कर दिया जाए, इस्लामिक गवर्नमेंट को, कि वो उनकी जो लोकल पॉपुलेस है वो टेक ओवर करने की कोशिश करे, या उनको गवर्नमेंट को चेंज करने की कोशिश करे। हम्म। लेकिन अब सर इस बात को समझाइए, चूंकि अब तो हमने देखा कई देशों की तरफ से अमेरिका का समर्थन कर दिया गया इसराइल के। इवन ऑस्ट्रेलिया तक कह रहा है कि हमारे लोगों को जो समंदर के किनारे मारा गया था उसमें इन्हीं का हाथ था, खामनेई का हाथ था, ईरान का हाथ था। हम तो हर हाल में इस वक्त अमेरिका के साथ खड़े हैं। लेकिन इधर पाकिस्तान को लेकर कल हमारे साथ जुड़े हुए थे आप, लेकिन ये जो चर्चा हम कर रहे थे, आज पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है और उसकी संसद में श्रद्धांजलि अर्पित की गई है खामनेई को। ये दुनिया भर के अलग अलग देशों के जो इस वक्त रिएक्शन इसमें हैं, क्या ये आपको संकेत देते हैं कि ये किसी यूनिटी की तरफ इशारा कर रहे हैं या फिर मौके के साथ सिर्फ खाना पूर्ति औपचारिकता की जा रही है? देखिए, पाकिस्तान थोड़ा लाफेबल स्टेट में है। हाँ। पाकिस्तान को आज खुद नहीं पता है कि वो किसकी तरफ है और कौन उनके एनिमी हैं और कौन उनके फ्रेंड्स हैं। हम्म। आज ये स्थिति आ गई है कि पाकिस्तान के पास ऑन पेपर उनके पास डिफेंस पैक्ट है सऊदी अरेबिया के साथ, और सऊदी अरेबिया पर अगर अटैक हुआ है ईरान का तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान पर भी वो अटैक हुआ है, ऐसा उनका पैक्ट है। मगर दूसरी तरफ उनकी पार्लियामेंट में खोमेनी के बारे में बोला जा रहा है। तीसरी तरफ उनके प्रेसिडेंट ने आज कहा कि इंडिया को अपना वॉर वाला रुख नहीं रखना चाहिए और हमें बात करनी चाहिए। हम्म। चौथी तरफ अफगानिस्तान उनके ऊपर अटैक कर रहा है। पांचवा, बलूचिस्तान की भी परेशानी उनको लगातार है। तो उनको फिलहाल उनकी ये स्थिति है कि उन्हें ये भी नहीं मालूम है कि अब वो किस तरफ हैं, उनके एनिमी कौन है और उनके फ्रेंड्स कौन है, हम्म। और वो किस तरफ से पार्ट लेंगे। अमेरिका आज की डेट में उनका जमीन यूज कर रहा है, उनकी एयर स्पेस यूज कर रहा है ईरान के अगेंस्ट, हम्म। और उनके मेरीन्स पाकिस्तानी सिटीजन्स को ही मार रहे हैं जो उनकी एम्बेसी के आगे पीछे अटैक कर रहे थे। हम्म। तो ये स्थिति अब मिला जुला के बहुत मिक्स्ड स्थिति है, जिससे आपको सिंपल, इसको सिंप्लीफाइड वे में नहीं कहा जा सकता। नहीं कहा जा सकता। अच्छा, ईरान जो अब तक अटैक करने में सफल रहा है, वो जो आसपास के देश हैं वहाँ तक अमेरिकी सैनिकों में क्या वाकई में खौफ पैदा कर पाएगा, या फिर ये वो कोशिश है जो कहा जाए कि पहाड़ के सामने राई रखने जैसा होता है, या फिर ऊँट के मुंह में जीरा? क्योंकि अमेरिका तो ऑक्टोपस है, उसका एक पैर तोड़ोगे तब भी उसके पास 5-6 पैर आराम से होते हैं, और कहाँ से वो किस तरीके से घेरेगा किसी को अंदाजा होता नहीं है। जी हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। अमेरिका की फोर्सेस काफी रिजिलियंट हैं और काफी समय तक लड़ाई कर सकती हैं, जो कि बाकी कंट्रीज के लिए बहुत मुश्किल रहता है। उनकी लॉजिस्टिक्स भी ऐसी है कि वो काफी लंबे समय तक खींच सकते हैं। हम्म। उनके ऑलरेडी वहां पर एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, और उन्हें और भी मदद मिलने की उम्मीद है फ्रांस से और जर्मनी से और ग्रीस से भी। ग्रीस ने तो कहा कि उन्होंने अपने शिप्स भेजे भी हैं अभी। और ईरान की नेवी को काफी नुकसान ऑलरेडी पहुंचाया जा चुका है। 10 से 12 के करीब शिप्स उनके ऑलरेडी डैमेज्ड और जी। डिस्ट्रॉयड हैं।
तो उनका लंबा खेल खेलने का तरीका ऐसा है कि उन्हें ज्यादा, एक तो उनके मत होमलैंड पर ये लड़ाई नहीं हो रही है, हाँ बिल्कुल। और उनका एम भी यही है कि हमारे होमलैंड के ऊपर तक लड़ाई आनी भी नहीं चाहिए। हमें जो भी हमारी विपदा है, या जो भी हमारी वार्निंग्स हैं, हम्म। या जो भी हमारे को शक है कि हमारे होमलैंड तक कोई आ सकता है, उसे हम पहले ही कमजोर कर दें या खत्म कर दें। और ये उस डायरेक्शन में भी एक स्टेप है। और वो अपने होमलैंड से बाहर जितनी भी लड़ाई करना चाहे, उन्हें बॉडी बैग से डर लगता है। वो नहीं चाहते कि उनके अमेरिकन ज्यादा मरे, क्योंकि हाँ। उससे उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स में उनकी स्थिति थोड़ी कमजोर हो जाती है। उसके अलावा लॉजिस्टिक्स और जितना भी उनको आर्म्स यूज करना है, उसमें उन्हें कोई परेशानी नहीं होती है, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा स्टॉक्स रहते हैं और काफी केटर कर सकते हैं वो कई महीनों तक। हम्म। अभी एक महीने का तो वो वैसे ही बोल रहे हैं, मगर उससे भी ज्यादा अगर जरूरत पड़ी तो वो स्लो वॉर में भी कंटिन्यू करेंगे, धीरे धीरे, और हाँ। ब्लीड करते रहे। अच्छा, ये हॉर्मूज स्ट्रेट को बंद करना, ये ईरान की गलती है या फिर ये कहा जाए कि और उकसाने जैसा कदम उठा दिया ईरान ने? कि ईरान अब सिर्फ यही चाहता है कि अमेरिका पर किसी तरह से प्रेशर पड़े पूरे वर्ल्ड का, हम्म। तभी अमेरिका कुछ, या उनको अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स से उनको फर्क पड़े, या उनको कुछ ऐसा हो कि अमेरिका इस युद्ध से हट जाए। इसराइल को तो वो अकेले भी संभाल सकते हैं, और वो संभाल ही रहे थे इतने सालों से। पिछले 40 सालों से इसराइल भी यही वेट कर रहा था, इस मौके का इंतजार कर रहा था, जब अमेरिका उन्हें काइनेटिक पावर भी साथ में दे, ताकि वो ईरान को एक बार हैंडल कर सके। हाँ। तो इस माहौल में अमेरिका तो यहाँ है ही है। और ईरान ने इसलिए उस हॉर्मुज को बंद करने की कोशिश की या किया, क्योंकि उनके पास ये करते ही ऑयल सप्लाईज जितनी भी मिडिल ईस्ट की हैं, वो ऑलमोस्ट सारी की सारी 50% जो की दुनिया की रहती हैं, उस पे अफेक्ट करेगा सीधा। और उन्होंने कुछ शिप्स को अटैक भी किया, कुछ को डिस्ट्रॉय भी किया, और बहुत सारे शिप्स वहीं अटके हुए हैं। हम्म। जैसे ही ऑयल सप्लाईज पूरे दुनिया में कम होती हैं, एक तो उसका रेट कम बढ़ जाता है, और दूसरे ऑयल ही कम पड़ जाता है पूरी दुनिया के लिए। हम्म। उससे पूरी दुनिया में हाहाकार मचे और अमेरिका के ऊपर प्रेशर पड़े। यही उनकी पॉलिसी हमेशा से रही है, पहले भी जितनी वॉर्स हैं उनमें भी यही पॉलिसी रही है कि वो इस स्ट्रेट को बंद करने की कोशिश हम्म। करते हैं सबसे पहले। ये मिडिल ईस्ट की आग, ये अभी बढ़ेगी? ये तो ऐसी आग लगी कि जो सबको झुलसाती हुई जा रही है। और इवन कई देशों के ये बयान अब तक सामने आ चुके हैं कि इजराइल की गलती की वजह से पूरा जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो परेशानी में जाता दिख रहा है। मुस्लिम वर्ल्ड का जिक्र पाकिस्तान समेत कई देश तो कर रहे हैं, लेकिन जब साथ आने की बारी आती है तो फिर एक दूसरे के दुश्मन हुए जा रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान में आज भी ये शिया के सारे जुलूस निकाले जा रहे हैं, बहुत जोर जार तरीके से निकाले जा रहे हैं। उनकी पार्लियामेंट में इसकी तारीफ की जा रही है, और इवन एम्बेसी, जो अमेरिकन एम्बेसी है, वहां पर भी आप देखेंगे कि काफी ज्यादा नुकसान भी पहुंचाने की कोशिश की गई। वहां बहुत लोग मर रहे हैं, कुछ अमेरिकन फायर से मर रहे हैं, कुछ पुलिस की फायर से मर रहे हैं। तो ये सब तो हो ही रहा है। लेकिन हमें ये भी समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान की जो अमेरिकन एम्बेसी है, वो भी उनकी रेंज में है, वो भी ईरान की रेंज में है। हम्म। तो अगर वॉर आगे बढ़ती है, जो कि जैसा कि आसार नजर आ रहे हैं, तो अगर ये बढ़ती है तो ये पाकिस्तान भी उसके अंदर इन्वॉल्व पक्का होने का चांसेस हैं अगले कुछ दिनों। वैसे ईरान पाकिस्तान ये दूसरे एक दूसरे के दुश्मन रह चुके हैं, लेकिन फिलहाल अब ये दोनों तरफ से चलने के बाद कही जा रही है कि कभी अमेरिका का समर्थन तो कभी जो है जो कि ईरान का समर्थन। लेकिन इन सब के बीच में गाजा पीस प्लान से बाहर निकलने के लिए भी बात सामने आ रही। क्या ये जनरल मुनीर कर पाएंगे? देखिए, जब तक उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, और हाँ। वो डिपेंड कर रहे हैं अमेरिका के ऊपर, और अपने वेपन्स के लिए अमेरिका के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, तो इतनी डिपेंडेंस के बाद वो, उनको ना कहना तो उनके कंडीशन, इस कंडीशन में है नहीं वो, क्योंकि वो हम्म। फुली कॉम्प्रोमाइज रहेंगे उनके इंटरेस्ट, हम्म। और उन्हें वही करना पड़ेगा जो उन्हें कहा जाएगा। हम्म। अनलेस वो इस लेवल पर आ जाते हैं कि या तो बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, हम्म। या फिर उसका पूरी स्टेट का ही टूट फूट के दो तीन स्टेट्स बन जाती हैं। हम्म। ऐसे दोनों में से एक आसार उसमें नजर आते हैं। लेकिन अभी पाकिस्तान अपनी मर्जी से कुछ कर पाए उस स्थिति में बिल्कुल भी नहीं है।
बिल्कुल सही सर कहा आपने। शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन ये ज़रूर है कि जो आपने कहा है और वो स्थितियां इस वक्त बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन सवाल यही है कि ईरान आगे क्या करने वाला है। क्या वाकई में इस जिद के साथ युद्ध को आगे बढ़ाएगा या फिर टेबल की बातचीत पर आने के लिए तैयारी करेगा। तो खबरों का सिलसिला आगे भी लगातार जारी रहेगा, आप बने रहिए हमारे साथ।